क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं। तो वो लोग, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में तो लोकल बच्चे अपने आके यहाँ अलीगढ़ के बच्चे जो अपनी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलीगढ़ के बाहर जो भी स्टूडेंट्स या हिंदुस्तान के किसी भी कोने से या हिंदुस्तान के बाहर किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं और अलीगढ़ जामिया की तैयारी करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने आप को अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर से कंपटीशन के तैयारी कर सकते हैं। ठीक, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, हम लोग उसको अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे हम लोग बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लास भी डालते हैं, तो आपको बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी के कंटेंट भी मिल जाएंगे। ठीक, क्या कर रहे थे हम लोग? हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री क्लास 9 एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस क्लास में जो किया था वो हम लोग किया था रदरफोर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो उसने अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन किया, एनालिसिस किया और एक अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जो जे थॉम्सन के एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। आगे हम लोग चलते हैं। आज उसके आगे रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था, वैसे तो अभी भी वो ओके है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ वक्त के साथ साथ जो नए नए डिस्कवरी है, नए नए जो कंसेप्ट आया साइंस में, हम लोग जानते हैं कि साइंस में कोई भी चीज़ हमेशा नहीं रहता, क्योंकि नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं, नए नए कंसेप्ट आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं। तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो एक फाउंडेशन के तौर पे तो काउंट होती है, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ जाती है, नए नए चीज़ें आने लगते हैं। कितनी बात सुन में। तो साइंस में कोई भी चीज़ इटर्नल नहीं है, बदलता रहता, चेंज होते रहता, चेंज होते रहता। तो जितने भी कंसेप्ट पुराने हैं किसी भी साइंटिस्ट के, वो वक्त के साथ बदलते जाएंगे। कुछ बदलते गए, बदल भी गए हैं, कुछ बदलते जा रहे हैं। तो इसी तरह से रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था, और साइंस में जो नया डिस्कवरी, उसके रेफरेंस में जब उसके प्रोस्पेक्टस में या उसमें देखने लगे, तो क्या देखा गया कि उसमें कई सारे ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो वो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल उसको जवाब नहीं दे पा रहा है, या रदरफोर्ड जवाब देने के लायक नहीं, यानी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कितनी बात में। तो जाहिर है, लेकिन एक अच्छा काम था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का, बहुत ही अच्छा काम था, अभी भी उसी तरह का चल रहा है। कुछ नए आइडियाज़ के हिसाब से जब बड़े क्लास में आप जाएंगे 11th क्लास में, तो वहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर है जो नीट जेई के लिए सिलेबस है। तो वो अभी भी वो कंसेप्ट वहाँ पे है, लेकिन वो भी बदल गया, रदरफोर्ड का भी बदल गया है। तो क्या ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक को पहले हम लोग देखते हैं, फिर हम उसके आगे बढ़ते हैं कि और क्या क्या चीज़ें नई हैं, आगे के कोर्स में क्या है। तो ड्रॉबैक क्या था कि जैसे रदरफोर्ड ने बताया कि जो न्यूक्लियस होता, पॉजिटिव चार्ज होता, वो तो न्यूक्लियस पे होता है। एटम का मैक्सिमम जो स्पेस है वो एम्प्टी है, खाली पड़ा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन अपने अपने ऑर्बिट पे घूम रहे होते हैं। ये रदरफोर्ड का एक मॉडल था, एटॉमिक मॉडल। उसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है, वो ये दे रखा है। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस था, ये शेल थे, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इस तरह से ये थे। और इसको जो है हम लोग दिखाते हैं, पहला जो के है ये एल है, ये एम है, ये एन है। इस तरह से अल्फ़ाबेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर 1 2 3 4
इस तरह से भी शेल कहते हैं, जैसे के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल ऐसे बोलते हैं, या शेल 1 नंबर शेल, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल ऐसे भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड का एक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इन सब बातों को हमने बताया था। ठीक है ना। अब क्या बताया कि ये जो शेल है, जो ऑर्बिट है, इस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। एक जो नया कंसेप्ट आया कि जब भी कभी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होगा तो जाहिर है उस पे एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है, तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और उस फोर्स को वजह से वो इलेक्ट्रॉन खींच के न्यूक्लियस पे आ जाएगा। लेकिन वो नहीं आता, क्योंकि वो सर्किल में ऐसे घूमता रहता सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। जितना सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड लगता है उतना ही आउटवर्ड लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। जब फोर्स लगता है तो एक एक्सेलरेशन भी होता है, फोर्स इज इक्वल टू फिजिक्स में पढ़ा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक एक्सेलरेशन होता है। कहने का मतलब ये है कि जो एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, उस पर एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन होता है। और कोई भी बॉडी जो एक्सेलरेट करता है एनर्जी को लॉस करता है, एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी लॉस करता है जो रिवॉल्व करता है। अब अगर एनर्जी लॉस करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम हो जाएगा। जब वो एनर्जी कम होगा तो फिर क्या होगा उसको, तो एक स्ट्रक्चर बताया दिया है यहाँ पे। पहले मैं हेडिंग डाल दूं, यहाँ पे हेडिंग तो डाला है ही नहीं। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना, क्या ड्रॉबैक था। तो क्या बताया कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन इस पे रिवॉल्व कर रहा है। मान लिया हम लोगों ने ये एक शेल है जिस पे रिवॉल्व कर रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स, फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन की वजह से रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी लॉस करना चाहिए। जब एनर्जी लॉस करेगा तो ज़ाहिर है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो खींचेगा, और जब खींचेगा तो ये जो एक शेल है, जो ऑर्बिट है, वो इस तरह का ऑर्बिट नहीं बनेगा। उसका जो ऑर्बिटल जो स्ट्रक्चर होगा, ऐसे हमारा ये यहाँ पे आके न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन इस वाले शेल पे घूम रहा था, वो इलेक्ट्रॉन हल्के हल्के उसका अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, खींचता जाएगा, और उसकी वजह से एनर्जी उसका चूंकि कम है तो खींचते खींचते न्यूक्लियस पे आके इस तरह से कंबाइन कर न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा इस तरह से। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये ऑब्जर्व किया गया कि जब चार्ज बॉडी मूव करता है सर्कुलर पार्ट पे, तो जब मूव कर रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स भी लग रहा है वहाँ पे, और फोर्स की वजह से उस पर एक्सेलरेशन भी हो रहा है, तो एनर्जी लॉस होना चाहिए, लॉस होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए बात। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमता रहता है। तो ऐसे ही क्यों घूम रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? और ऐसा होने के लिए जो टाइम बताया है अलग अलग बुक में, जैसे यहाँ पे टाइम जो जहाँ तक मुझे याद है 10⁻⁻8 सेकेंड, इतने सेकेंड में ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ था ये घूम घूम के यहाँ पे आके न्यूक्लियस पे आ जाना चाहिए था 10⁻⁸ सेकेंड में। लेकिन ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन अपने अपने शेल पे घूम रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता, क्या वजह है? ये ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल का। और भी ड्रॉबैक था, लेकिन हमारे 9th क्लास में सिर्फ इसी को हाईलाइट किया है, तो हम इसी को बता रहे हैं। समझ में बात आई कि इलेक्ट्रॉन जो है गिर जाना चाहिए था न्यूक्लियस पे आके, मगर ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, कितनी बात में। तो ये था ड्रॉबैक रदरफोर्ड का। इस ड्रॉबैक को आगे चल के जो दूसरे साइंटिस्ट है, जिसमें एक नाम है नील बोर, उन्होंने 1913 में 1913 में एक्सप्लेन किया कि वो इलेक्ट्रॉन अपने शेल पे क्यों रुके रहते हैं, वो गिरते क्यों नहीं है। क्योंकि रदरफोर्ड तो एक्सप्लेन की नहीं, रदरफोर्ड
उस वक्त तक रहे नहीं जिस वक्त तक ये सवाल उभर के आया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उसी वक्त सवाल आ गया, बहुत दिनों के बाद कुछ नए कंसेप्ट आए, फिर उस नए कंसेप्ट के रेफरेंस में जब देखा गया तो पता चला कि ये भी तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उस वक्त रदरफोर्ड रहे नहीं जवाब देने के लिए। तो फिर बाद के साइंटिस्ट उसको जवाब देते हैं। तो नेल बोर बताते हैं, नेल बोर जो थे 1913 में उन्होंने इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया और अपने नाम से उसको मॉडिफाई करके नेल बोर एटॉमिक मॉडल नाम रख दिया उसका। लेकिन हाँ, उस सवाल का जवाब दिया। अब क्या दिया जवाब, मैं वो बताने जा रहा हूँ। ड्रॉबैक समझ में आ गया, ठीक है। ये ड्रॉबैक था कि इलेक्ट्रॉन गिर जाना चाहिए, इस तरह से नहीं रहता है, ऐसे गिर जाना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ही रहता है। तो इसका ड्रॉबैक को जवाब दिया नील बोर ने, और क्या जवाब दिया वो अब हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। और अपने नाम से उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल बंद कर दिया, नील बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है। नील बोर ने 1913 में जो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था उसको उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया। क्या कंसेप्ट लेके आया, उन्होंने एक कंसेप्ट बताया, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या मतलब होता है, मैं उसको बताता हूँ। ये कंसेप्ट उन्होंने पहले दिया, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्या मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी शेल पे हो, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, KLM, किसी भी शेल पे हो, उनकी जो एनर्जी है क्वांटाइज रहता है। क्वांटाइज का मतलब फिक्स रहता है, यानी कोई अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल पे है तो उसका जितना एनर्जी चाहिए फर्स्ट शेल पे रहने के लिए, उतनी उसकी एनर्जी फिक्स है। वो घूमने से उसका लॉस नहीं होता, वो उतना ही रहता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल पे है तो वो उसके एनर्जी उतना है कि वो सेकंड शेल पे रहेगा, और मोशन की वजह से उसका एनर्जी लॉस नहीं होता। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एक कंसेप्ट दे रखा है, वो बड़े क्लास में दे रखा है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे उसे बता देता हूँ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस शेल पे है वो इलेक्ट्रॉन उस शेल पे अपने एंगुलर मोमेंटम की वजह से है। एंगुलर मोमेंटम आपको समझ में नहीं आएगा 9th क्लास में, लेकिन मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। अपने एंगुलर मोमेंटम की वजह से है। कोई अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल पे है तो वो उसका उतना एंगुलर मोमेंटम है कि वो सेकंड शेल पे रहेगा, ठीक है। और कोई अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल पे, फोर्थ शेल पे है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस शेल पे है वो उसका उतना एंगुलर मोमेंटम है कि वो वहां रहेगा, और वो एंगुलर मोमेंटम होने की वजह से उस शेल पे है, इसलिए उसका एनर्जी लॉस नहीं होगा। जैसे हम लोग एक छोटी सी बात से समझ लेते हैं, जैसे एक ऑफिस है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो हर लोगों का अपना अपना लेवल है। जैसे एक गेट कीपर भी होता है, उसमें ऑफिस बॉय भी होते हैं, जैसे चाय पानी देते हैं, पिलाते हैं, सबको चाय पानी पिलाते हैं। कुछ लोग छोटे स्टाफ होते हैं, जैसे कलर के पोस्ट पे है, कुछ लोग उससे सीनियर पोस्ट पे हैं, कुछ लोग बड़े हाई पोस्ट पे हैं। तो वो कोई भी बड़ा पोस्ट पे है, जैसे कंपनी का बहुत बड़ा पोस्ट पे CEO है, तो वो CEO इसलिए नहीं है कि वो आदमी है, वो इसलिए कि उसके पास उतनी उसकी कैलिबर है, उतनी क्वालिफिकेशन है, उसका उतना एक्सपीरियंस है, उसकी उतनी जानकारी है कि वो वहाँ रहेगा। कोई गेट कीपर जो है ना, CEO नहीं बनेगा, क्योंकि उसको उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, उसकी उतने पास जानकारी नहीं है, उतना उसको नॉलेज नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो इसलिए वो नहीं बन सकता। कितनी बात सुन में। लेकिन जो जहाँ पे है वो अपने अपने कैलिबर के हिसाब से, अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से है। अब जहाँ पे जो है वो वहीं रहेगा, ठीक। कितनी बात सुन में। इसी तरह से कोई इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल पे है, सेकंड शेल पे है, थर्ड शेल पे है, तो वो उसका एंगुलर मोमेंटम उतना परमिट करता है कि वो वहाँ रहे, उसके पास उतनी एनर्जी है कि वो वहाँ रहेगा।
उससे नीचे नहीं जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा नेचुरल कंडीशन में। नीचे तो जाएगा नहीं, ऊपर जा सकता है। जैसे कि ऐसा होता है ना कि जैसे कोई चपरासी है, जैसे वो क्लर्क है, कोई छोटे पोस्ट पे है, वो बड़े पोस्ट पे जा सकता है। अपना एजुकेशन को बढ़ा ले, अपने वर्किंग का एक्सपीरियंस बढ़ा ले, अपने सर्टिफिकेशन जितना चाहिए उतना कर ले, तो वो पोस्ट से प्रमोट होकर नेक्स्ट पोस्ट पे जा सकता है, नेक्स्ट पोस्ट पे जा सकता है। लेकिन जितना उसका पोस्ट है उससे नीचे तो नहीं जा सकता, उतना तो उसका है ही है। उतना तो उसके पास इतना सर्टिफिकेट है कि क्वालिफिकेशन है कि वहाँ जहाँ पे है वहाँ रहेगा। इसी तरह से बताया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे भी है वो वहीं रहेगा, क्योंकि उसका क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी इस कंसेप्ट के हिसाब से उसके एनर्जी फिक्स है। ये नील बोर ने दिया कंसेप्ट। और वो जो एनर्जी चूँकि फिक्स है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वजह से उसको परमिट करते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल पे रहे, सेकंड शेल पे रहे, वो कितना उसका एंगुलर मोमेंटम है उसी के हिसाब से उसको वो शेल प्रोवाइड किया गया है, अलॉट किया गया है। उस शेल पे वो रहेगा, उस शेल पे उसको अलॉट किया कि भाई इतना एंगुलर मोमेंटम है तो इस शेल पे आप इसको रखना, ये रह सकता है, इतना है तो इस शेल पे रख सकता है। तो नेचुरल टेंडेंसी उसकी जो है वो एक पर्टिकुलर शेल है। कितनी बात समझ में? तो इन्होंने नेल बोर ने ये क्वांटाइज्ड का एक आइडिया से इसको, इस ड्रॉबैक को ख़त्म कर दिया जो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में था। बाकी जो पुराने कंसेप्ट थे रदरफोर्ड का, वही नेल बोर ने भी लिया कि इलेक्ट्रॉन अपने शेल पे होते हैं, घूमते रहते हैं। ये सारी बातें जो थी उसका, जैसे रदरफोर्ड ने कहा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन था अपने शेल पे घूमता था, रदरफोर्ड ने, नेल बोर ने भी कहा वही चीज़। जो पॉजिटिव चार्ज होते एक जगह कंसंट्रेट करते हैं, न्यूक्लियस कहलाता है, रदरफोर्ड ने कहा था, नेल बोर ने भी यही कहा, बात वही है। लेकिन जो एक नई चीज़ जो उसने बताई जो ड्रॉबैक को ख़त्म करने के लिए, वो था क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। और क्या बताया? द एनर्जी ऑफ एन एटम रिमेन कंजर्व्ड। रिमेन कंजर्व्ड, ठीक है ना? The electron is an electron is on a particular shell due to its angular momentum. ठीक है ना? ये उसके एंगुलर मोमेंटम की वजह से वो एक पर्टिकुलर शेल पे है, ठीक है, इसीलिए वो इधर उधर नहीं जा सकता। अब जैसे हम लोगों ने बताया क्या कि इसमें इन्होंने एक चीज़ और बताया था जो नेल बोर का है, वो ये कि जैसे एक शेल है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये सेकेंड शेल, थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है, ठीक है। इसमें एक चीज़ क्या बताया जो हम बता रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो फर्स्ट शेल पे है, तो ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल पे भी हो सकता है, थर्ड शेल पे भी हो सकता है, फोर्थ शेल पे, ये अलग अलग इसकी जो एनर्जी है और ये जो सेकेंड शेल की जो एनर्जी है, इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप है। फर्स्ट शेल की एनर्जी, फर्स्ट शेल पे है, सेकेंड शेल पे है, थर्ड शेल, फोर्थ शेल है, तो ये फर्स्ट शेल की अपनी एक एनर्जी है, सेकेंड शेल की अपनी एक एनर्जी है, थर्ड शेल की अपनी एक एनर्जी है, फोर्थ शेल की अपनी एक एनर्जी है। इनके एनर्जी में गैप है, एनर्जी का गैप है यहाँ से यहाँ तक का। तो इस पे जैसे फर्स्ट शेल पे है तो E1 कहलाया, सेकेंड शेल की जो एनर्जी है E2 कहलाया, थर्ड शेल की जो एनर्जी है E3 कहलाया, E4 कहलाया। और इनके जो एनर्जी में डिफरेंस है E2 माइनस E1, कुछ डिफरेंस है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी का डिफरेंस है। E3 माइनस E2 कुछ एनर्जी का डिफरेंस है। E4 माइनस E3 कुछ एनर्जी का डिफरेंस, ऐसे जो है एनर्जी गैप कहलाता है। अगर हम ये जो एनर्जी गैप है, अगर मान लो ये E1 E2 माइनस E1, ये एनर्जी गैप जितना है, जितना भी एनर्जी है डेल्टा ई से दिखा रहे हैं, तो जितना है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को जो एक नंबर शेल पे इलेक्ट्रॉन है, अगर जितना एनर्जी यहाँ से का डिफरेंस है, अगर इतना एनर्जी इसको दे दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके E2 पे, सेकेंड शेल पे जा सकता है। E2 और E3 पे जितना एनर्जी का गैप है, अगर उतनी एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को जो E2 पे है, सेकंड शेल पे है, अगर उतनी एनर्जी दे दी जाए तो वो जंप करके थर्ड शेल पे जा सकता है, फोर्थ शेल पे जा सकता है, जितनी गैप है उतनी एनर्जी मिल जाए तो। लेकिन ये जो है जो जंप करके जाएगा वो एक हमारा
एक्साइटेड स्टेट कहलाता है। एक्साइटेड मतलब उतनी एनर्जी मिली है तो जंप करके गया है, लेकिन जितना एनर्जी एब्जॉर्ब होता है उतना ही एनर्जी फिर रिलीज भी कर देता है और फिर दोबारा से वापस जहाँ था वहीं आ जाता है, ग्राउंड स्टेट कहलाता है। तो जो एनर्जी लेके जाता है वो तो एक्साइटेड स्टेट कहलाता है और जो ओरिजिनल उसका शेल है वो उसका ग्राउंड स्टेट कहलाता है। तो नेल बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना एक शेल से दूसरे शेल पे जंप कर सकते हैं। नेल बोर ने जंप कर सकते हैं अगर उसके एनर्जी का डिफरेंस, जो एनर्जी गैप है दो शेल के बीच में, अगर उतनी एनर्जी मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन जंप करके एक शेल से दूसरे शेल पे जा सकता है। ठीक है, तो ये डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। डिस्क्रीट फॉर्म का यहाँ की एनर्जी कुछ और है, यहाँ कुछ और एनर्जी है, इसकी थर्ड वाले कुछ और एनर्जी है, फोर्थ वाले कुछ और है, तो डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे जो नेल बोर ने बताया है ये तो एक ड्रॉबैक को खत्म किया और अपने हिसाब से जो एटम के बारे में बताया है तो वो हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या बताया उसने, ये यहाँ पे नेल बोर ने बताया, ये नेल बोर एटॉमिक मॉडल हम लोग लिख सकते हैं इसको, एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल क्या बताया इसमें, द इलेक्ट्रॉन्स revolving on different shell has discrete form of energy। अलग अलग डिस्क्रीट मतलब अलग अलग एनर्जी रखते हैं ये। और इसी तरह से दूसरा पॉइंट बताया, इट डज नॉट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन does not emit energy। ठीक है ना, ये एनर्जी एमिट नहीं करता। ये एनर्जी को एमिट नहीं करता, डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट एनर्जी इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये था हमारा नेल बोर का एक आइडिया। मेन जो आइडिया था वो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड, एनर्जी उसकी क्वांटाइज है, ना वो एनर्जी लॉस करता है ना वो अपने शेल से इधर उधर जा सकता है। हाँ, एनर्जी गैप जितना है, अगर उतना गैप एनर्जी मिलता है तो ऊपर जा सकता है। तो ये था हमारा नेल बोर का एटॉमिक कंसेप्ट, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, बाकी एज इट इज था। नेल बोर को भी बताते हैं कि रदरफोर्ड जो है ना बहुत काम किया है। रदरफोर्ड के बारे में हम लोगों ने बताया नहीं, थोड़ा सा मैं रदरफोर्ड को बताता हूँ। इसे मैं मिटा दूँ, इसे समझ में आ गया ये। ठीक है, तो ये था हमारा नेल बोर का एटॉमिक मॉडल और ये दिया था 1913 में। यानी आप अभी से अगर हम 2024 है ये, और अगर अभी से काउंट करते हैं तो लगभग 110 साल पहले की बात है ये। 110 ईयर्स बीत गया इस कंसेप्ट का। और इसमें भी बहुत सारे नए नए कंसेप्ट आ गए हैं जिसको इंक्लूड करके नए एटॉमिक मॉडल बनाया गया है जो 11th क्लास में दिया हुआ है। ठीक है, क्वांटम नंबर के नाम से दिया हुआ है, वो बड़े क्लास में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे, वो आपके कोर्स में तो है नहीं। जितना था ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ ये। ठीक है, तो यहाँ पे नेल बोर का एटॉमिक मॉडल हम लोगों ने बता दिया। आगे दे रखा है जैसे रदरफोर्ड है, हमने बताया था कि कंपटीशन में कुछ भी पूछ लेता है, तो इन साइंटिस्ट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी रखनी चाहिए। ठीक है ना, हम लोग रदरफोर्ड के बारे में थोड़ा सा ये समझ लेना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे बुक में थोड़े से दे रखा है, तो इसलिए हम लोग उसको समझना चाह रहे हैं। क्या दे रखा है, रदरफोर्ड जो है ना 30 अगस्त 1871 में इनका ही वॉज बोर्न, यानी ये इस डेट में तो पैदा हुए। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। न्यूक्लियर फिजिक्स, रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। इन्होंने रेडियो एक्टिव के बारे में, रेडियो एक्टिव, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव के बारे में बहुत काम किया। ठीक है ना, रेडियो एक्टिव
वर्क ऑन रेडियो एक्टिव, इन्होंने रेडियो एक्टिव पे बहुत काम किया है। न्यूक्लियर फिजिक्स पे भी बहुत काम किया है, वर्क ऑन न्यूक्लियर फिजिक्स जैसे इन्होंने जो हमने बताया था कि वो जो स्पॉन्टेनियस रेजेस निकलते हैं तो अल्फा बीटा गामा के बारे में बताया था, तो इन्होंने इस पे काम किया, वर्क ऑन न्यूक्लियर फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव नेचर, रेडियो एक्टिव रेजेस के बारे पे वर्क किया है, ये इन्होंने वर्क किया है। इसी तरह से दे रखा है इन्होंने गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉइल फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस पे भी काम किया इन्होंने, हम लोगों ने देखा ही है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इनको भी गोल्ड मेडल मिला, ठीक है ना, नोबेल प्राइज मिला, सॉरी गोल्ड मेडल नहीं, awarded Nobel Prize in 1908, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनका ब्रीफ इंफॉर्मेशन जो दे रखा है एनसीईआरटी में, मैंने इसे लिख दिया। क्या है कि फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसको कहते हैं, ऐसा पूछ लिया, 4 नाम दे दिया। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं इनके उस पे, ठीक है। तो ये दे रखा है रदरफोर्ड का। नेल बोर के बारे में भी दे रखा है, थोड़े से 2-3 पॉइंट उनके बारे में भी लिख देते हैं हम लोग, ये नोट कर लिए, मिटा देते हैं हम लोग। नेल बोर ने इनके बारे में क्या दे रखा कि ये बोर्न ऑन 7 अक्टूबर 1885, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखा मैं लिख रहा हूँ, तो ये इसमें 7 अक्टूबर 1885 में इनका पैदाइश हुआ है। इनको नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज, अवार्डेड नोबेल प्राइज एंड 1922 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ही काम किया, जैसे अभी हमने बताया था रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था उसको रेक्टिफाई किया, और भी बड़े क्लास में जब जाएंगे तो पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बहुत सारी बातें इन्होंने बताए हैं। ये स्पेक्ट्रम क्या है, ये आपके कोर्स में नहीं है, वो बड़े क्लास में जाएंगे तो हम समझेंगे, या फिर हमारे केमिस्ट्री जो 11th क्लास का हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का हमने उसका वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जाके जब पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे पूरा स्पेक्ट्रम क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या होता है, वो सारी बातें हमने वहाँ बता रखी है। तो वो वहाँ पे उस पर उन्होंने बहुत काम किया है, नेल बोर ने बहुत काम किया है। तो उन्होंने उसको जो ऑब्जर्वेशन किया उसके रिलेटेड कई सारी किताबें लिखी है, उस पर पब्लिश किया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम्स, कॉज ऑफ स्पेक्ट्रम, यानी कि स्पेक्ट्रम बनता कैसा करता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, रेजेस कैसे एमिट होते हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब होता है, इन सब बातों से रिलेटेड उन्होंने कई सारी किताबें लिखी है, ठीक है ना। तो उसके बिहाफ पे, उनके वर्क के बिहाफ पे उनको नोबेल प्राइज मिला है 1922 में, ठीक है। तो इनके बारे में ज़्यादा पॉइंट तो नहीं दे रखा, इतने पॉइंट्स आपके बुक के हिसाब से दे रखा। तो ये थे नेल बोर। कहाँ तक समझ में बात आ गई एटॉमिक स्ट्रक्चर के। अब तो यहाँ से जब आगे चलेंगे ना एटॉमिक स्ट्रक्चर पे, तो आगे चला जाता वो बड़े क्लास के लिए, वो क्वांटम थ्योरी, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम, एज़मुथल क्वांटम, वो अलग हो जाता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग यहाँ से आगे आ जाते हैं, और अगला क्या दे रखा है वो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, जो आपके बुक के हिसाब से दे रखा है। क्या दे रखा है वो, कि एक आटम के अंदर प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रदरफोर्ड और नेल बोर के रेस्पेक्ट में प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियस पे होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है ना अपने अपने शेल पे रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। और देखा गया है कि जो प्रोटॉन का मास होता है, एक इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में अबाउट 2000 इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा,
टुगेदर वो 2000 इलेक्ट्रॉन मास को एक साथ लेंगे तो वो एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, जो हमने पिछले क्लास में बताया था। तो मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास उसके कंपेयर में नेग्लिजिबल होता है। तो जब भी कभी हम लोग एटम की बात करते हैं, एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन लेते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का चार्ज दोनों बराबर होते हैं, इसलिए एक एटम जो है ना एज ए होल न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों चार्ज मिलाते हैं तो वो ज़ीरो हो जाते हैं, तो एटम जो है ना न्यूट्रल हो जाता है। कितनी बात में, लेकिन क्या देखा गया है कि जब एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे थे तो एक रेफरेंस लिया गया है, ठीक है? जैसे हाइड्रोजन के मास का रेफरेंस लिया गया है, हाइड्रोजन के मास का रेफरेंस लेकर मास कैलकुलेट किया गया। वैसे तो कार्बन का लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास से लेके बाकी को मास कैलकुलेट किया गया है, लेकिन शुरुआती दौर में हाइड्रोजन का मास सबसे कम था, तो उसी के मास को बेस बना के और उसको उसके कंपेयर में कौन कितना, जैसे हाइड्रोजन का मास जो था वो सबसे छोटा था, तो उसके रिस्पेक्ट में कौन कितना ज़्यादा है, उसी के हिसाब से उसके मास को बताया गया। तो हाइड्रोजन के मास को बेसिक यूनिट ले लिया गया। अब हाइड्रोजन के मास जितना होता है, कार्बन का जैसे मान लो कार्बन है, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 प्रोटॉन होना चाहिए, और 6 प्रोटॉन होता भी है, 6 प्रोटॉन भी होता है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन होगा। अब प्रोटॉन के 6 प्रोटॉन का जो मास होना चाहिए, कितना होना चाहिए? ठीक, 6 प्रोटॉन का मास कितना होना चाहिए? तो उसको मल्टीप्लाई करके 6 से निकाल देंगे। लेकिन क्या देखा गया कि जो हमें मास एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे डबल आता है। डबल से ज़्यादा भी आ जाता है, लेकिन डबल तो मिनिमम रहता ही रहता है। जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मास उसका 6, कार्बन का 6 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो आ रहा है 12, उससे ज़्यादा भी आ रहा है कुछ-कुछ में, लेकिन 12 तो मिनिमम है ही है, तो डबल कैसे हो जा रहा है मास? ठीक है? तो इस पे वर्क किया, नाम है उस साइंटिस्ट का चैडविक, और उन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंटली वर्क किया, अभी मैं बता रहा हूँ। चैडविक ने काम किया, इस पे एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद 1932 में, 1932 में उन्होंने जो वर्क किया कि ये जो मास है, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे डबल या उससे ज़्यादा क्यों आता है? और अगर आता है तो फिर क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये मास इतना ज़्यादा हो जाता है? ठीक है, तो मैं इस पे करने जा रहा अगला टॉपिक चैडविक का। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का कैसे डिस्कवर हुआ? क्या बताया था हम लोगों ने, ये डिस्कवर किया किसने? चैडविक ने, ठीक है। न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चैडविक इन 1932। अब कैसे उसने किया, कैसे किया, वो हम बताने जा रहे हैं। क्या बताया कि चैडविक जो ऑब्जर्व किया कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन होना चाहिए, होता भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, क्योंकि एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, एटम एज होल इज न्यूट्रल, न्यूट्रल, इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। क्योंकि जो चार्ज होता है, हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने बताया था, ई जो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, दोनों को चार्ज बराबर होंगे तो वो न्यूट्रल हो जाता है। लेकिन जब कंपेयर किया गया मास का, तो जैसे मान लो 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 प्रोटॉन भी होगा, 6 प्रोटॉन होगा तो प्रोटॉन का कितना मास होता है, वो हमने बताया कि एक प्रोटॉन का जो मास होता है 2000 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटली। तो वो जो है 2000 के मास के बराबर होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। लेकिन क्या देखा गया कि हमेशा डबल या डबल से ज़्यादा आता है। तो उस केस में चैडविक ने एक आइडिया जनरेट किया और उसने बताया
कि यहाँ पे जो है एक थर्ड फंडामेंटल पार्टिकल भी है जिसका चार्ज तो नहीं होता है मगर मास होता है। और कितना होता है? जितना प्रोटॉन का मास होगा लगभग उतना ही मास न्यूट्रॉन का भी है। एक न्यूट्रॉन का जो मास है जितने प्रोटॉन का मास होता है उसी के बराबर होता है। ठीक है, तो होता है उतना ही न्यूट्रॉन का मास होता है लगभग। तो क्या देखा गया है कि अगर 6 प्रोटॉन है तो 6 न्यूट्रॉन भी है। लगभग 6 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि जो एटॉमिक मास है वो डबल से ज़्यादा भी आ जाता है। डबल तो आता ही आता है, डबल से ज़्यादा भी आ जाता है। तो क्या देखा गया कि इसको जो है किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास जो था, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, इनको मिला के ये टोटल मास होता है। किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम ही आता है। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर जो है ना इन दोनों में से कोई भी ले लो। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो अपने आउटर शेल पे होता है तो कभी बाहर निकल जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन आ भी जाता है, लॉस एंड गेन होता है। तो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अच्छा है नंबर ऑफ प्रोटॉन को बताना। इलेक्ट्रॉन के बजाय नंबर ऑफ प्रोटॉन बोला जाए तो ज़्यादा सही है, क्योंकि प्रोटॉन जाता भी नहीं है आता भी नहीं है, जितना है उतना रहता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स होता है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है किसी एटम का वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और एटॉमिक मास जो होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के जो मास होते हैं उसके सम के बराबर होता है। कितनी बात समझ में? आगे चले हम लोग। तो ये एटॉमिक मास, अब यहाँ पे क्या है कि किसी भी एलिमेंट को एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर के हिसाब से दिखाते हैं। तो कैसे दिखाएंगे हम लोग? ठीक है, ये समझ में आ गया। न्यूटन का डिस्कवर चैडविक 1932, और ये एक्सपेरिमेंट था उससे उसने किया। आगे चलते हम लोग। बताते हैं जो चैडविक ने न्यूटन का डिस्कवर किया, बताते हैं कि जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट में न्यूट्रॉन मिलते हैं। सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता, वो है हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी होते हैं, मैं आइसोटोप्स अलग से बताऊंगा, अभी उसे नहीं बता रहा हूँ। तो क्या बताया कि एवरी एटम, एवरी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट हैज न्यूट्रॉन on its nucleus, nucleus except हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना? हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, अक्सर इंटरनेट में पूछते रहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन के अंदर जो है ना न्यूट्रॉन नहीं होता है, और बाकी सभी में, जैसे हाइड्रोजन के बाद जो है ना लिथियम है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, सभी एलिमेंट के अंदर जो है उसके न्यूट्रॉन मिलते हैं। सिर्फ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में भी सिर्फ हाइड्रोजन में, क्योंकि हाइड्रोजन के एक आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं? आइसोटोप्स, द एटम having same atomic number, having same atomic number but different atomic mass, different atomic mass, mass is called
आइसोटोप्स, ठीक है ना। अब जैसे हाइड्रोजन के ही है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा होता है ट्रिटियम, ठीक है ना। ठीक है, तो ये हमारा जो कोई भी एलिमेंट होता है तो यहाँ लिखते हैं, एटॉमिक नंबर यहाँ लिख देते हैं, एटॉमिक मास ऊपर लिख देते हैं। एटॉमिक मास यहाँ लिखते हैं, एटॉमिक नंबर नीचे लिख देते हैं। अब जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो एक प्रोटॉन होता है, तो ये प्रोटॉन हो गया, मास हो गया, ये नंबर हो गया। अब हम लोग ड्यूटेरियम जब लेते हैं, ड्यूटेरियम तो डी से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है, मगर एटॉमिक मास 2 हो गया, एटॉमिक मास 2 हो गया। तो इसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन आ गया इसमें, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन आ गया, न्यूट्रॉन आ गया ये ऊपर में। और ये ट्रिटियम है तो ये इसके नीचे एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 3 है, तो एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है इसमें, इसके इस 3 में। तो क्या समझ में आया कि सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है, यानी एटम है, जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है, यानी ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है, इनमें न्यूट्रॉन होता है, लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन है। बाकी इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, सबके पास न्यूट्रॉन होता है। तो ये बहुत ध्यान से याद कर ले कि हाइड्रोजन के अंदर इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सब में होता है, ठीक। और जब भी कभी हमें किसी एलिमेंट को उसका एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करना, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी बात समझ में? मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करता हूँ, ये समझ में आ गया ना। ये एक एटम होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो कैसे हम लोग उस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को डिस्कवर करते हैं, कैलकुलेट करेंगे किसी भी एटम का, वो एक तरीका लिखने का है और कैलकुलेट करने का, तो वो मैं बताता हूँ, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे बताया क्या कि ये एक तरीका है एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का, नीचे होता है एटॉमिक नंबर और ऊपर होता है एटॉमिक मास, ठीक है ना। अब एक एलिमेंट है, मान लो हमारा, इसको एटॉमिक नंबर को ए से दिखाते हैं हम लोग और एटॉमिक मास को जेड से दिखाते हैं, ये ठीक। ये हमारा तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अब क्या बताया कि मान लो हमारा एक एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, यहाँ 17 दे रखा है, ये 35 दे रखा है, ऐसे। अब इसमें बताना कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना प्रोटॉन है, कितना न्यूट्रॉन है। तो ये जो यहाँ पे है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, ये 17 आ गया, ये यहाँ पे जो नंबर था न, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, NCl कितना हो जाएगा, ये भी प्रोटॉन जो है ना 17 हो जाएगा। जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, ये तो ये भी 17 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है, ये जो होता है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ये एटॉमिक मास जो आता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का बराबर होता है। तो एटॉमिक मास जो इसमें दे रखा है, ये 35 दे रखा है एटॉमिक मास, ये दे रखा है ना टोटल। एटॉमिक मास में होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये 35 दे रखा है, ये ठीक है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सब 35 है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ तो 17 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा,
35 माइनस नंबर ऑफ प्रोटोन, ठीक है। तो 35 माइनस 17 ये 18 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 18 जो है ना न्यूट्रॉन है, 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ जो नंबर दिया हुआ है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, ठीक। आगे बताया क्या कि ये जो एटॉमिक मास है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के दोनों को प्लस के बराबर होता है। तो जितना प्रोटॉन का नंबर होगा यहाँ डाल के, और यहाँ पे जैसे ये दोनों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसको 35, प्रोटॉन का नंबर तो हमें है ही है, इधर भेज देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कर देंगे, माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। कुछ समझ में बात आई? एक सवाल मैं और करा देता हूँ, उसके बाद एक दो सवाल आपको देता हूँ करने के लिए, ठीक है ना, आज के लिए। ये दे रखा हमारा मैग्नीशियम दे रखा है, इसका एटॉमिक नंबर है 12, एटॉमिक मास है 25, एटॉमिक मास है 25। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होगा, तो ये 12 दे रखा है, ठीक है। 12 दे रखा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 12, ये नीचे वाला। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, वो भी 12 हो जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना, तो एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक मास कितना, ये ऊपर में दे रखा है, ये 35 माइनस प्रोटॉन 12 है, तो ये 25 है, 25 माइनस 12 ये 13, तो न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा 13। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं हम लोग, ठीक है। आगे क्या दे रखा है इसमें, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पता चला तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर को कन्फिग्रेशन लिख के अरेंज किया गया है कि कौन से शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना, कौन से शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस बीच में उसको तो हम लोग बताएंगे, अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग अगले क्लास में, आज यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है। इस बीच में आप लोग कम से कम एटॉमिक नंबर 20 तक एलिमेंट कौन सा, जैसे फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 है, वो हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 2 हीलियम है, एटॉमिक नंबर 3 लिथियम है। तो इस तरह से 20 एलिमेंट तक नाम, उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना होता है उसे याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। फिर मैं अगला क्लास में कंटिन्यू करूँगा तो बताऊँगा बहुत सारी बातें, आज यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, ओके।